नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है, क्योंकि विश्व और भारत के चर्चित विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जिसको लेकर छात्र परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं और मजबूरन उन छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा है। तो क्यों छात्रों को उतरना पड़ा, इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय अब छात्रों के लिए पढ़ाई का नहीं बल्कि खतरे का केंद्र बनता जा रहा है। कहीं छत गिर रही है, कहीं पंखे टूटकर छात्रों पर गिर रहे हैं, तो कहीं आग लगने की घटनाएं कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। लगातार हो रहे हादसों से गुस्साए छात्र अब सड़क पर उतर आए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों, विभागों और कैंपसों में लगातार सामने आ रही डरावनी तस्वीरों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। जर्जर इमारतें, टूटी छतें, पुराने बिजली के तार और लापरवाही भरा रखरखाव अब छात्रों की जान पर भारी पड़ रहा है। हर दिन किसी न किसी कॉलेज से हादसे की खबर सामने आ रही है। सवाल ये है कि आखिर छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर तमाम छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके हाथ में तख्ती बैनर है और हाथ में तिरंगा लेकर यहाँ पर विश्वविद्यालय के परिसर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं। इनका कहना है कि जो विश्वविद्यालय की इमारतें हैं वो अब जर्जर हो चुकी हैं, जो क्लासेस हैं उनके अंदर का जो प्लास्टर है वो टूट कर गिरने लगा है। अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसे में जो छात्र हैं वो किस तरीके से एग्जाम दे पाएंगे वो चिंता का विषय छात्रों के लिए बना हुआ है। इन्हीं गंभीर मुद्दों को लेकर आज बड़ी संख्या में छात्र एकजुट होकर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे। छात्रों ने हाथों में पट्टियां और बैनर लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद खतरनाक है। छात्रों ने मांग की है कि सभी कॉलेजों और विभागों की तुरंत सुरक्षा जांच कराई जाए और जर्जर भवनों की मरम्मत जल्द से जल्द हो। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन देने आए। इससे पहले भी मैंने प्रशासन को अवगत करवाया था कि इन मुद्दों पे काम किया जाए। हर दिन किसी न किसी स्टूडेंट्स की गंभीर चोटें आ रही है, लेकिन कोई प्रशासन इस बात को लेकर नजरअंदाज करता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी में कभी भी कुछ भी हो रहा है, लोग बच्चों की जो जान है वो बहुत ज्यादा खतरे में आ रही है। कभी कहीं छत गिर जा रही है, कभी कहीं आग लग जा रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कोई सेफ्टी ही नहीं है। तो हम चाहते हैं वीसी साहब आए और हमें सेफ्टी मेजर्स दें कि बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ करा जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी मांग उठाई है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी हादसे की स्थिति में छात्रों और उसके परिवारों को सुरक्षा मिल सके। साथ ही वीसी प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग भी अब तेज हो गई है। छात्रों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। हमें रोज पता चल रहा है कहीं की छत गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी अब तो बच्चों को खुद से ही लाइफ इंश्योरेंस करने देने लग जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 90 से ज्यादा कॉलेज आते हैं, उसमें से मैक्सिमम कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे धरातल पर बिल्कुल हालत खराब है। फिलहाल सवाल यही है कि देश की राजधानी के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आखिर छात्रों की जिंदगी कब तक खतरे में डाली जाएगी और प्रशासन कब जागेगा। देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कैसे होगा, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय की खस्ताहाल इमारतें हैं उन पर विश्वविद्यालय परिसर का ध्यान न होना एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। तो चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई या जान को खतरा है? पढ़ाई हो रही है या जान को खतरा, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल है कि छात्रों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, छात्रों का जो कंसर्न है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तीसरा सवाल, डीयू प्रशासन कब जागेगा?
तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस तरीके की घटना हुई है जो चिंता पैदा करती हैं। छात्रों का ये मत है, छात्र ये मानते हैं कि उनकी जान को खतरा है, वो पढ़ाई करें या अपने जीवन की चिंता करें। और ये बहुत ही एक ऐसा मसला है दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरे देश ही नहीं दुनिया में अपनी एक शान है। और ये बड़ी अटपटी सी बात है कि स्टूडेंट्स को अपनी मूलभूत चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़े। तो देखिए, चर्चा में इस वक्त जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर राहुल आर्यन हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जिस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सार्थक शर्मा दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और मृगेंद्र चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सार्थक शर्मा से ही चर्चा की मैं शुरुआत करता हूँ। सार्थक जी, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद लगातार उसके मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, क्या वो मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा? क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि कभी पंखा गिर जा रहा, कभी प्लास्टर गिर जा रहा, क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है वो सीरियस नहीं है? सबसे पहले आप सभी के आपके दर्शकों को नमस्कार। और जहां तक धर्मेंद्र जी आपने पूरा विषय कहा, तो ये तो सभी साक्ष्यों से ही उपलब्ध है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। कि लगातार पिछले कुछ समय से, चाहे वो अभी ARSD कॉलेज में पोर्टा कैबिन के अंदर आग लगने का विषय हो, या लगातार पिछले साल भी बहुत सारे कॉलेजेस में पोर्टा कैबिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अभी ये जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसके अंदर एक छात्र के ऊपर सीलिंग गिरी और उस छात्र गंभीर भी घायल रूप से गंभीर हुआ, और हमारे ABVP के कार्यकर्ता भी उस छात्र से मिलके आए हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमारा जो छात्र संघ है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अभाविप, उसने उस छात्र पीड़ित के लिए मदद की ऐसी मांग करी है। और साथ ही साथ जो AC कमरों में बैठे हुए VC हैं, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में निरंतर स्टूडेंट्स इश्यूज को लेके, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को लेके सड़कों पर आंदोलन करता रहता है। और अभी पिछले 21 अप्रैल को ही विद्यार्थी परिषद ने इस दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्र अधिकार मार्च निकाला 3000 से अधिक छात्रों का, और उसके अंदर उसका प्रभाव भी रहा कि ऑन द नेक्स्ट डे 22 अप्रैल को ही वहां की जो प्रॉक्टर ऑफिस है और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जो पोर्टा कैबिन के अंदर क्लासेस जो भी लगती थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या लग रही है, तो उसके अंदर ये ऐसा डायरेक्शन इशू करी गई है कि उनको नहीं लगाया जाए, और जहां थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वहां पे फायर ऑडिट उसका कराया जाए। और साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के ही फलस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरा एक फायर ऑडिट कराया जाए, इसकी मांग को दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने माना है। और अभी आपने जहां परीक्षाओं की भी बात करी कि परीक्षाओं के अंदर भी समस्याएं आए छात्रों की, तो परीक्षाओं के अंदर भी जो दैनिक सुव्यवस्था उनकी होनी चाहिए, ऐसा पानी और पंखे, इन सभी व्यवस्थाओं को लेके भी DFW ऑफिस के माध्यम से ABVP के प्रदर्शन के बाद एक एडवाइजरी जारी करी गई है और ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस से कि इन सभी विषयों को लेके सभी कॉलेजेस में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स भी हैं और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, ऐसे लगभग 92 डिपार्टमेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और कॉलेजेस, तो उन सभी को ये एडवाइजरी भी जारी करी है कि छात्रों की सुरक्षा और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये सभी सुव्यवस्थाएं हमें बनानी होगी। ठीक है सार्थक, मैं आपके पास आता हूं। परीक्षा छात्रों के लिए खड़ी हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने में हम लोग कभी कोई गुरेज नहीं करें। ठीक है सार्थक शर्मा जी, आपके पास आता हूं। राहुल जी, अब आपका रुख करता हूं।
बिल्डिंग्स बनाना एक चुनौती होती है, अच्छा बिल्डिंग बनाना चुनौती होती है, लेकिन मेरा अपना मत है कि बिल्डिंग हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो जब बन जाए उसके बाद उसका मेंटेनेंस किस तरीके से होता है वो ये तय करता है कि लॉन्ग रन में वो कितना एग्जिस्ट करेगा और उसका फ़ायदा लोगों को कितना मिलेगा। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो सालों पुराने होंगे, दशकों पुराने होंगे, क्या उनकी मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? जैसा सार्थक शर्मा ने बताया, इसमें मैं एक ABVP, NSCY या XYZ किसी SFI किसी को घुसाना नहीं चाहता। पहले सब छात्र हैं, उसके बाद फिर वो ABVP से हैं, NSCY से हैं, SFI से हैं, आइसा से, किसी और से भी हैं। तो क्या इसके पीछे मूल वजह क्या लगती है? क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ये हो रहा है? और दिल्ली विश्वविद्यालय को तो पैसे की भी कमी नहीं है। धर्मराज जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। 102-103 साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय को हो चुके हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अंगीभूत कॉलेज हैं वो भी काफी पुराने हैं, उन सबका अपना अपना इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी दबाव है, और खास करके जब से नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन हुआ देश भर में और दिल्ली विश्वविद्यालय में, चौथे साल के बच्चों का ये पहला साल दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है। यानी कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है और चौथे साल में हम रिसर्च करा रहे हैं। तो पहले जो दिल्ली विश्वविद्यालय 3 सालों का ग्रेजुएशन कराता था वो अब 4 सालों का करा रहा है। इसका मतलब ये है कि लगभग 25% जो बर्डन है इंफ्रा के ऊपर वो अचानक से इंफ्रा के ऊपर आ गया है। एक बात। दूसरी बात, जब से EWS का रिजर्वेशन लागू हुआ है, 25% छात्रों की सीटें और अचानक से बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हुआ। तो छात्रों की संख्या बढ़ी, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। 4th ईयर आया यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम यूज होना शुरू हो गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नेचर है, जो पूरे दिल्ली में जिसका विस्तार है, आप कहेंगे नजफगढ़ से लेकर आनंद विहार तक और नरेला से लेकर हौज खास तक जो दिल्ली विश्वविद्यालय पूरा फैला हुआ है। और उसमें जो तीसरी बात हुई, जब से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होना शुरू हुआ, CVT के थ्रू, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जब एडमिशन शुरू हुआ, तो एक बच्चा जो नजफगढ़ में रह रहा है उसको आप विवेकानंद कॉलेज अलॉट कर रहे हैं, एक बच्चा जो आनंद विहार में रह रहा है उसको आप नजफगढ़ में कोई कॉलेज अलॉट कर रहे हैं। तो और इन सब के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बच्चे को एक सेमेस्टर में 7 पेपर पढ़ने को कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज सुबह 8, साढ़े 8 से शुरू होकर 4-5 बजे तक उस तक का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप जब रिसोर्सेज को इस तरीके से अधिकतम आप इस्तेमाल करिए, दोहन करेंगे, तो फिर उसका उस तरीके से मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि नहीं हो रहा है। यही वो कारण है कि आप देखिए कि लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे जटिल स्थिति में पहुंचता जा रहा है। बहुत संवेदनशील होकर सोचने की जरूरत है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक नाम है, एक ऑरा है। यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी डिग्री लेकर कहीं जाते हैं तो उसके पीछे एक उनका सकारात्मक माहौल तैयार होता है, लेकिन वो सब कुछ ब्यूरोक्रेटिक, प्रशासनिक, इन सारी जटिलताओं के बीच में उलझता चला जा रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या से जूझ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अकादमिक स्तर पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सी प्रकार की चुनौतियां पैदा हो गई है। आप नई शिक्षा नीति को लागू करना चाह रहे हैं, लागू कर रहे हैं, और उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की तैयारी का अभाव है। सिलेबस अंतिम समय तक बदल दिए जाते हैं। आपके पास रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन रिसर्च के लिए फंड नहीं है, रिसर्च के लिए इंफ्रा नहीं है, रिसर्च के लिए लैब नहीं है, रिसर्च के लिए आप टीचर को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, टीचर को उनके एक्स्ट्रा वर्कलोड के लिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपके पास लैब की सुविधा की कमी है। अब देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 2-4-5 दिनों में एग्जाम शुरू होने वाला है। अब यहाँ इस चिलचिलाती गर्मी में आप मई के मिड में एग्जाम शुरू करेंगे और जून तक एग्जाम को चलाएंगे। देखिए कितना हार्श कंडीशन में आप एग्जामिनेशन लेना चाह रहे हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय, आप याद कीजिए धर्मराज जी, कुछ समय पहले तक, 10 साल 7-8 साल पहले तक दिल्ली के स्कूल टेंट वाले स्कूल के नाम से जाने जाते थे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज पोटा केबिन, उसी का थोड़ा सा फैंसी नाम है, पोटा केबिन के नाम पे चल रहे हैं। तो इस तरीके की पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं होनी चाहिए। अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसका अभाव है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूँ इसमें। आपने एक पॉइंट रेज किया है, मैं उस पर आता हूँ। रवि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया इंचार्ज हैं NSCY के।
बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि जी। सीधा प्रश्न ये है, किस तरीके की लापरवाही दिल्ली विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिक नीड है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन ये क्यों किसी कॉलेज के अंदर जब पता चल रहा है कि सीलिंग गिर जा रही है या फैन गिर जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। मेनली मुद्दा ये है कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर एनुअल ऑडिट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या इसकी जांच की जा रही है कि कहाँ क्या हालत में अभी बिल्डिंग है, या क्या हो रहा है जब इंसिडेंट हो जा रहा है, कहीं घटनाएं हो जा रही है तो फिर ये नजर में आ रहा है। एक्शन कब लेगा यूनिवर्सिटी को हर साल एनुअली मेंटेनेंस करना चाहिए, एटलीस्ट ऑडिट तो हो कि मतलब किस कॉलेज का क्या कंडीशन है बिल्डिंग का। ये तो जब दीवार गिर जा रही है या सीलिंग हो जा रहा है, छात्र सड़क पे आ जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जहां छात्रों को पढ़ाई का टेंशन लेना चाहिए वो अपनी सुरक्षा का टेंशन ले रहे हैं। उसके बाद जब सड़क पे वो आ रहे हैं तो ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन बेसिक क्या है कि बेसिक एनुअली एक जांच होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इसका कि कौन सी बिल्डिंग किस कंडीशन में, इंफ्रा कैसा है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि फंड्स की तो कमी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है इसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मृगेंद्र चौधरी हैं। मृगेंद्र जी, आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, दो पदाधिकारी हैं, एक विद्यार्थी परिषद के हैं और एक NSUI के हैं, दोनों दो विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं। तो तीन विचार आपने सुने। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट के साथ और प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, वो भी तब जब वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट उस जगह पर स्थित है जहां से उस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले बड़े बड़े बाबू 2, 4, 5, 7, 10 किलोमीटर रेडियस में बैठते हैं। जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, दूसरा बजट डेफिसिट। अब ये भाई साहब जो कह रहे थे आप लोगों के भी बहुत सारे फंड्स हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो ना, तो हर साल 450 करोड़ से ज्यादा बजट डेफिसिट है। मतलब उनको ग्रांट्स नहीं मिल रही है यूजी से। अगर आप 2025-26 की बात करते हैं तो 540.7 करोड़ जो है वो केवल सैलरी का एक्सपेंडिचर है, जबकि यूजीसी ने उनको केवल 488 करोड़ रुपए दिए हैं। तो उसमें जब आप सैलरी को ही नहीं पूरा कर पा रहा है यूजीसी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? पहली बात, इसमें बहुत से प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए 1600 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ तक का बजट रहता है हर साल, जो एस्टिमेट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें वो डिफरेंट हेड्स लगाते हैं, चाहे वो आपको सैलरी का हो गया और चीजें होती हैं, और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है। और यूजीसी केवल 400-450 करोड़ देकर के पल्ला झाड़ देता है। हर साल बजट डेफिसिट होता है 450 करोड़ से ज्यादा का। अब बात आती है दूसरी प्रॉब्लम क्या है। भारत के अंदर ना, जब आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें कुछ कोड होते हैं जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। उसमें से कोड है IS 456। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोड है। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप मान लीजिए M20 कंक्रीट यूज करते हैं या ऐसी इन्फोर्समेंट लगाते हैं जो सरकार के हिसाब से ठीक है, तो बिल्डिंग की जो लाइफ है वो होती है 50 साल तक, नॉर्मल जो बिल्डिंग है। अगर आपने एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट डाली हुई है तो वो लाइफ 70 साल से लेकर 100 साल तक जा सकती है, बशर्ते आप उसमें अच्छी मेंटेनेंस भी रखें। जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। 50 साल से ज्यादा बिल्डिंग सारी पुरानी हो चुकी हैं, तो टेक्निकली उनकी लाइफ खत्म है, वो कभी भी गिर सकती हैं। ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ। IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 एक कोड है, आप उसको गूगल कर सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं। उससे बड़ा कुछ भी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग्स के लिए उससे बड़ा जो है कोई भी मान्यता तय करने वाला कोड इंडिया में नहीं है। तो देखा जाए जितनी जो बिल्डिंग है, अगर आप साउथ कैंपस की बात करते हैं 1973 में बना है, लगभग 50 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, नॉर्थ की तो बात ही करिए, वो तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, तो तकरीबन सारी बिल्डिंग जो है वो 50-60 साल से ऊपर हो चुकी है। अब इस पूरी बिल्डिंग का ओवरहॉल होना चाहिए, यानी पूरी बिल्डिंग्स जो है वो दोबारा से बनेगी, मैक्सिमम बिल्डिंग दोबारा बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने अपनी लाइफ कंप्लीट कर ली है। अगर इसमें खतरा रहता है, अगर बाई चांस वहां पर इन्फोर्समेंट कम हुई, यानी सरिया गल गया होगा अंदर से, तो बिल्डिंग धड़ाम से गिरती है। अगर सरिया मजबूत है, कंक्रीट गल गई है, तो बिल्डिंग आराम से लटक के गिरती है। अब दोनों ही केसेस में जो स्टूडेंट कह रहे हैं ना कि उनको इंश्योरेंस दो, उस बात में कोई भी झूठ नहीं है।
वो तो चलो जी उनकी कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं, मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ कि ये बात ऐसे है, वाकई में उन बिल्डिंग में बैठने में खतरा है। और आप ये तो छोड़िए कि बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात, वहां पर जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसके लिए भी यूजीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को फंड नहीं दे रहा है। हर साल 450 करोड़ के आसपास का डेफिसिट होता है। 540 करोड़ जो है 2025 जो है 540 करोड़ जो है 2025-26 में सैलरी का रहा है एक्सपेंडिचर, और जबकि यूजीसी ने 488 करोड़ दिए सिर्फ, और जो डेफिसिट आया वो 462 करोड़ का है। आप ये हाल देख लीजिए, अगर इस पे ध्यान न दिया गया तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना भी घट सकती है कि वहां पर जान माल का नुकसान भी हो सकता है। सरकार को उसकी तरफ नहीं तो ध्यान इसके देना पड़ेगा, यूजीसी को भी देना आपने पड़ेगा। बात बता दी कि पैसे नहीं दे रहा यूजीसी को, पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कौन देता है? तो सीधी सी बात है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। नहीं, आप इसमें देखिए ऐसी ऐसी IITs और NITs हैं जहां पर भरमार जाती है पैसे की, 4-4 हजार करोड़ भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है। अब मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, वो यहाँ पे फंड कम दिए जा रहे हैं, प्रायोरिटी जो है कम की जा रही है। दूसरा, बिल्डिंग तो खत्म है, दिक्कत बिल्डिंग आपको बनानी पड़ेगी। प्रवक्ता आया नहीं, आना चाहिए था, आप आया नहीं कोई। अब क्या, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा ना, अब IIT से और देखिए आप वहां फंड दबा के दिए जा रहे हैं। मैंने बहुत NITs का फंड देखा है। भाई साहब मैं ये सोच रहा हूँ मृगेंद्र जी, इस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है बात। नंबर 2 बात कि बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, बिल्डिंग दोबारा क्यों नहीं बनाई जा रही है, किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं लोग। अब सुनिए, ऐसा है ना, मैं हूँ देश के एक बहुत पिछड़े राज्य के पिछड़े जिले का रहने वाला। मैं ये देख रहा हूं कि उत्तर भारत का जो सबसे प्रीमियम जिला है, विश्वविद्यालय है, जो सबसे प्रीमियम जिला भी कह लीजिए, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, जो देश का सबसे उत्तर भारत का, उसका ये सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी है। आप उत्तर भारत के किसी भी बच्चे से पूछिए जो +2 करने के बाद कहाँ पढ़ना चाहेगा, अनटिल अनलेस वो किसी दूसरे कोर्स में ना जाए जो स्पेशलाइजेशन वाला है, तो वो चाहता है नॉर्मल, अगर किसी को BA, BSc, MSc, BCom करना है, BA करना है, तो वो उसकी चाहत होती है कोई DU में पढ़े, और DU में पैसे नहीं आ रहे। ये एक बड़ी, देखिए इसका रीजन ये भी हो सकता है कि पिछले टाइम से आम आदमी पार्टी सरकार स्टेट में रही है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जब डिफरेंट होती है तो वहां पर फंड्स की इशू करता है। तो यूजीसी के पास फंड्स बहुत है पर DU को फंड कम है। उससे पहले अगर हम देखें दिल्ली कांग्रेस के टाइम में, ये तो दिल्ली सरकार का तो बहुत कम होगा ना, दिल्ली सरकार का बहुत कम होगा। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्टेट में अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस स्टेट को फंड्स ज्यादा एलोकेट नहीं करती है, क्योंकि उसका कारण है कि जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट कर देती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन फंड्स को अपना बता करके लोगों के सामने। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाहते थे। राहुल जी मैं आता हूँ, राहुल जी देखिए इसमें जो मैं पॉइंट जोड़ रहा था वो ये कि अब यूजीसी पहले जो यूनिवर्सिटी को फंडिंग करती थी वो ग्रांट देती थी, उनको अनुदान दिया जाता था। अब वो क्या दिया गया है कि एक बॉडी बना दी गई है हेफा के नाम से, हायर एजुकेशन फंडिंग करके एक एजेंसी बना दी गई है, और उनसे कहा जा रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज को कि आप लोन लीजिए, यानी कि शिक्षण संस्थान अब भारत सरकार की एक एजेंसी के माध्यम से लोन लेंगे, और जब लोन लेंगे तो उनको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। तो रीपेमेंट करने के लिए उनको कहाँ से पैसा आएगा? यूनिवर्सिटी तो कोई तरीके से कॉर्पोरेट तो कोई है नहीं आइडेंटिटी उसकी, तो वो फीस बढ़ाएगी, वो अपने जो उसके पास इंफ्रा है उसका प्राइवेटाइजेशन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटोरियम है उनके पास, ऑडिटोरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बढ़ा रही है फीस, बहुत फीस बढ़ाई है। हाँ बहुत बड़ा, ये दुगना तिगुना हो चुका है, तो फीस बढ़ रहे हैं। जी। जो उनके पास स्पेस है, उन स्पेस को वो अन्य कार्यों के लिए यूज करेंगे, तो इन सबसे होगा। राहुल जी थोड़ा मुझे भी थोड़ा जिज्ञासा जग गई, क्योंकि ये सब इतने इंटरनल बातें हैं ना, ये वही लोग जानते हैं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, और ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि इस पर बहुत ज्यादा बात होती नहीं है, लिखा नहीं जाता है, तो हम लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जैसे एक कोई कॉलेज पकड़ लीजिए, हिंदू कॉलेज पकड़ लीजिए, हिंदू कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उस कॉलेज में अगर कोई काम होना है, बिल्डिंग जर्जर हो गया, उसका डिस्टेम्पर करना है, प्लास्टर करना है, तो वो काम कैसे होगा?
देखिए धर्मराज जी, ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। अब किसी कॉलेज के अंदर इंफ्रा पे काम होना है तो हर कॉलेज के अंदर गवर्निंग बॉडी होती है। ओके। और उस गवर्निंग बॉडी एक मेंटेनेंस कमेटी होती है कॉलेज के अंदर, जो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद वो अपनी ऑडिट करने के बाद इंफ्रा का प्रिंसिपल उसको कंसर्न अथॉरिटी को लोग मार्क करते हैं, फिर वो गवर्निंग बॉडी के पास जाता है, गवर्निंग बॉडी उसको अप्रूवल दे के और फिर फंड की बात करती है। सारा खेल फंड के पास छिपा हुआ कि भाई फंड चाहिए तब जाके वो चीजें ठीक होंगी। अब फंड के पास आपके पास या तो ये है कि कॉलेज अपनी तरफ से कुछ मैनेज करे, कॉलेज कहाँ से मैनेज करेगा, उसके पास एल्यूमिनाई का पूरा चेन होता है, उसके माध्यम से कुछ डोनेशन कॉलेज को प्राप्त हो, कोई स्पॉन्सर आए, कोई इस तरीके से हो कि कोई डेडिकेट कर दे, किसी के मेमोरी में कुछ दे दे, लेकिन वो बहुत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। फंडिंग का सारा सोर्स गवर्नमेंट के पास से जब तक नहीं आएगा और राहुल जी एक मिनट, गवर्निंग बॉडी ने बताया कि इसमें प्लास्टर करने में और चूना पुट्टी करने में 5 लाख रुपया खर्चा है, वो एक एस्टिमेट बन गया, तो वो एस्टिमेट कहाँ जाता है? वो फिर प्रिंसिपल को अप्रूवल देना है। अगर कॉलेज के पास फंड है उसको फंड देखना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल को फंड कौन देता है? प्रिंसिपल को फंड यूजीसी के पास से आएगा, और कॉलेज के नेचर पे डिपेंड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 12 कॉलेज ऐसे हैं जो 100% दिल्ली बाकी के जो सारे कॉलेज हैं वो यूजीसी से फंड लेते हैं। कुछ कॉलेज ट्रस्ट के माध्यम से चलते हैं, जिनको ट्रस्ट से एक फंड आता है। तो इस प्रकार से कॉलेज के 2-3 प्रकार के नेचर हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो गवर्नमेंट का ही है। स्टूडेंट से जो फीस कलेक्ट की जाती है, जो पिछले 4-5 सालों में आप कहिए कि दुगना से भी अधिक बढ़ चुका है, उससे भी आप इतना बड़ा नहीं ये तो सर देखिए, इतना राहुल जी, इतना तो बेसिक मुझे भी समझ में आता है कि स्टूडेंट से जो फी ली जाती है वो उसी तरीके का है जैसे आईपीएल में टिकट बेचकर उसके जो फ्रेंचाइजीज है उनको जितना हासिल होता है उतना ही हासिल इनको होता है, कॉलेज को स्टूडेंट के फीस होता है। बात फी की नहीं है, बात मसले की है। सार्थक शर्मा, एक ओवरऑल तो हमें बात समझ में आ गई। अब मसला यह है कि इसमें छात्र पढ़ाई के लिए बोले ठीक है कि भाई क्लासेस लगनी चाहिए, टीचर्स की कमी है, ये तो बेसिक चीज़ है जिसको, या फिर हॉस्टल ज़्यादा बनना चाहिए, एक रूम में ज़्यादा लड़के हो रहे हैं, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लास एडमिशन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, क्लासेस कब रन करनी है नहीं करनी है, कहीं पर बस नहीं लग रही तो बस की सुविधाएँ करनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें करनी है, ये सारा यूनियन करता है। लेकिन लाइट, पंखा, सीलिंग, पुचाड़ा, ये सारे काम तो छात्रों का है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि डीयू के अंदर जितने भी छात्र संगठन हैं वो इस मामले पर एक सुर में बात करें और बोले कि भाई जो भी अथॉरिटी है उनके पास जाकर कि हम इन चीजों के लिए नहीं हैं, हमारा इससे इतर काम है, मूल काम हमारा पढ़ाई करना है, आप एडमिन डिपार्टमेंट तो देख नहीं रहे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी छात्रों का जो लाइफ का कंसर्न है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें छात्रों के साथ और सभी को एक स्वर में छात्रों के हितों की बात करनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है उसके ऊपर भी कॉलेजेस के अंदर भी जो स्टूडेंट यूनियन होती है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन नहीं है, कॉलेजेस के अंदर अपनी हाँ, कॉलेजेस की भी ऐसे 47 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है और 5 डिपार्टमेंट है जिनकी भी अपनी खुद की यूनियन है। तो वहां भी उन लोगों को वो कंसर्न्स एड्रेस करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, पानी का इशू हो, और इसमें कोई और मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल है उसके अंदर भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां अभी कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो जब छात्र ही आपकी एकेडमिक काउंसिल के अंदर नहीं होगा तो फिर छात्रों के विषयों को उठाएगा कौन? तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधियों का भी एक्सेस एसी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में होना चाहिए। ओके नहीं तो वो ठीक है। अभी तक इन समस्याओं को लेकर आप लोग जैसे किन किन दरवाजे को नॉक किया है आप लोगों ने, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्योंकि आपने बताया कि हर कॉलेजेस में प्रॉब्लम होती है और कई सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती होंगी जो एड्रेस नहीं हो जाती हैं, मतलब वो तो लिस्ट में ही नहीं, पता ही नहीं चलता हो कि घटना हो गई, अनटिल अनलेस कुछ बड़ा ना हो जाता तो लोगों को पता नहीं चलता है। जिसके अंदर डायरेक्ट अभी मैंने बताया भी कि 21 अप्रैल को हमने प्रदर्शन किया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर को एबीवीपी साथ में ले जाके हमने उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी की स्थिति दिखाई
कि कैसे वहाँ छात्र इतनी बड़ी गर्मी में भी वहाँ वाटर कूलर्स नहीं चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो उन इश्यूज को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत इस चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से भी कहता हूँ कि आप एबीवीपी का, अगर आप किसी भी दिल्ली के यूनिट का या एबीवीपी का राष्ट्र भर का भी आप एबीवीपी दिल्ली के पेज देखेंगे, इंस्टाग्राम पेज देखेंगे या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे और आप किसी भी अन्य छात्र संगठन को उठा लीजिए, तो आपको फर्क साफ दिखेगा कि कौन साल के 365 दिन छात्रों के इश्यूज को, कंसर्न्स को रेज कर रहा है कैंपस के अंदर। वो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो हम तो लगातार इस चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि छात्रों के कंसर्न, छात्रों की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, और इसके लिए आगे भी अभी से हम लोग कर रहे हैं निरंतर, और आगे भी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, और चाहे हायर अथॉरिटीज में भी अगर हमें किसी को घेरना होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुरेज नहीं करेगा। नहीं, वो तो ठीक है। रवि जी, एबीवीपी एनएसयूआई, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो हो सकता है एबीवीपी का हो, एनएसयूआई का हो, आइसा का हो, एसएफआई का हो, या हो सकता है किसी के साथ ना जुड़ा हो, वो एक स्टूडेंट है। तो जब उसकी बात आती है जहां पर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, सीलिंग गिर गया या कुछ भी अनहोनी उसके साथ हो गई, तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी के साथ जुड़ा हो तो ही उसके रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग तो सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। मसला यह है कि उसके लिए ये कॉमन प्रॉब्लम है, और कोई कभी भी किसी की चपेट में आ सकता है। वो सीलिंग गिरेगा तो पूछ के नहीं गिरेगा कि मैं एबीवीपी वाले पे गिरूं या एनएसयूआई वाले पे गिरूं, या छोड़ो इन दोनों को आइसा वाले पे गिर जाता हूं, ये तो पूछेगा नहीं। मसला यह है कि इसके लिए तो आवाज सामूहिक तौर पर उठनी चाहिए ना, सारे बच्चों की तरफ से, सारे जो छात्रों की बात करने वाले एसोसिएशन है उनकी तरफ से। नहीं, बेसिकली एकदम सही बात है, क्योंकि जो ये स्टूडेंट लेवल का इशू है, ये सफर सारे स्टूडेंट्स ही करेंगे, और इस टॉपिक पे डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट यूनियन के बीच में। बेसिकली सफर हम जितने भी हम यूनियंस हैं, हम सब लोग काम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए करते हैं। और जब स्टूडेंट सुरक्षा की बात है विद्यार्थियों के लिए, तो ना हमें और इनमें किसी भी संगठन में कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, और हम सब लोग इनकी आवाज उठाएंगे। और एज ए एनएसयूआई स्टूडेंट के हितों के लिए जो जो हो सकता है हम लोग हमेशा करते आए हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूँ। देखिए, एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रही है। गर्मी का मौसम है, और इस दौरान हालांकि मौसम अभी कुछ दिनों से थोड़ा ठंडा हो रखा है, लेकिन हीटवेव से निपटने के लिए लगातार एक्शन प्लान पर सरकार काम कर रही है। एमसीडी ने भी अपना एक एक्शन प्लान बनाया है, और इस एक्शन प्लान के तहत स्कूल, दफ्तर, डिस्पेंसरी, ये जगह हैं जहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी, पंखे लगाए जाएंगे, कूलर लगाए जाएंगे। लू से बचाव के लिए जितने भी जोन एमसीडी के हैं उन सभी को अलर्ट किया गया है। निगम के कर्मचारी और आम लोगों की सुरक्षा पर विशेष तौर पर एमसीडी का फोकस है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, क्राउडेड एरियाज हैं, जहाँ पर रश ज़्यादा होता है, वहाँ पर विशेष तौर पर व्यवस्था करने को कहा गया है पेयजल की, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लोगों को गर्मी महसूस होती है लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता, तो पेयजल स्थिति की व्यवस्था को मजबूत करने को कहा गया है। पार्कों में जो हमारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए एमसीडी की कवायद हो रही है। हालांकि ये प्रैक्टिस में होता है, हमेशा किया जाता है। जो मजदूर हैं उनके लिए ओआरएस की व्यवस्था करना, राहत की व्यवस्था करना, कुल मिलाकर एमसीडी का जो पूरा सिस्टम है उनको गर्मी और हीटवेव से निपटने के लिए जो पूरी मशीनरी है उनको एक्टिव किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। मृगेंद्र चौधरी जी, आपको कुछ कहना था। प्रश्न हाँ जी प्रश्न उसी जगह पर है जैसे आपने कहा ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कुछ गलत हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता था, अब मैं भी पता करने अपने स्तर पे पता करने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरी पहुंच है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप उस पर फर्दर रिसर्च कर लेना। अब देखिए ऐसा है, जो यूजीसी की ग्रांट्स है, जो बजट होता है, उसमें आप मेंटेनेंस के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, छोटे मोटा आपने लपाई करवा दी, प्लास्टर करवा दिया, तारें बदलवा दी, पंखे लगवा दी, छोटे छोटे काम होते हैं। अब बिल्डिंगें हो गई है पुरानी, वो कभी भी गिर सकती है, मैंने आपको बता दिया, वो खतरे में है, जो वो कुछ भी हो सकता है वहां पे। अब बिल्डिंगें बनाएगा कौन?
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको CPWD बनाता है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ पे हो रखी है। 2025-26 में, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के जो है उसमें बजट एलोकेट हुआ था 96,777 करोड़, ठीक है जी। उसमें से एक सब हेड है जिसको बोलते हैं अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें जो आपके एकदम से कुछ चीजें आ जाती है ना, उनको आपको डील करना होता है, जैसे यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है, तो उसमें 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे। अब सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि ये जो फंड एलोकेट हुआ था 2025-26 में, इसमें से केवल 40% यूटिलाइज हुआ है, 60% वापस सरकारी खजाने में चला गया फरवरी 2026 तक जो है। यानी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किए मिनिस्ट्री को, पर मिनिस्ट्री ने उन फंड्स को लगाया नहीं कहीं पर। आपके भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट का ये हाल है कि पैसे नहीं आ रहे और पैसे नहीं पड़ रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बच्चों को जद्दोजहद करना पड़ेगा, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? देखिए धर्मराज जी, विश्व गुरु बिना गुरु के बनने वाले तरीके से और उस तरीके से कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, तो ये तो बहुत विरोधाभासी बातें हैं। जैसे देखिए, अगर आपको सैलरी के हेड में पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप सोचिए कि एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए यूजीसी पैसे नहीं दे रहा है। यूजीसी अपने आप में कोई अलग देश नहीं है, इसी देश की पॉलिसी को आगे बढ़ाने, इंप्लीमेंट करने की एक बॉडी है। तो अगर यूजीसी ऐसा कर रही है तो ऐसा नहीं कि यूजीसी मनमर्जी कर रही है, उसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसके पीछे भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई ना कोई तो डायरेक्शन है कि आपको ऐसा करना है। आप सिर्फ टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, आपको मोटिव और इंटेंशन पे जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल सर, समय कम है तो बिल्कुल तकनीकी चीजों में तभी फंसाया जाता है ना, जब मामले को गोल गोल घुमाना होता है, जलेबी छानना होता है, सीधी रास्ते चलने के लिए ये सब करना नहीं होता है। और समय देखिए इतना ही है। सार्थक शर्मा और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जब भी हमारी जरूरत होगी, आप लोगों की बात को हम जरूर रखेंगे, क्योंकि बात आप लोगों के भविष्य की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। और राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।